वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटी स्टडीज़। अब पहले चैप्टर में हम लोग पहले ही कनेक्ट हो चुके हैं। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस दैट वी हैव कवर्ड इन फर्स्ट चैप्टर। अब जो था सेकंड चैलेंज के बारे में हमने पढ़ा था कि सेकंड चैलेंज इंडिया के सामने क्या आया था, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। तो अब सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ डेमोक्रेसी was instituted in India and what type of election competition had taken place among different types of parties at that time। एंड इस चैप्टर में हम लोग पहले 10 साल पढ़ेंगे इलेक्शन पॉलिटिक्स के, ताकि हम लोग जान सके कि पहले तो फ्री और फेयर इलेक्शन की इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कैसे करी गई। दूसरा, कांग्रेस की जो पार्टी थी उसने अपनी डोमिनेशन कैसे इस्टेब्लिश करी थी इंडिपेंडेंस के एकदम बाद। और थर्ड, ऑपोजिशन पार्टीज़ जो थी और उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी, क्या क्या नीतियाँ थी और उन्होंने कैसे कांग्रेस पार्टी की पावर को लिमिट करने में क्या रोल निभाया था। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, चैप्टर नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। So our first topic is what are the challenges that are involved in building democracy in India। So हम लोग पहले से ही वाकिफ़ थे कि क्या क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आए इंडिया के सामने जब इंडिया को आज़ादी मिली थी। हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आए नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में। अब उन सीरियस चैलेंजेस को देखते हुए जो बाकी देशों के नेता थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड करा था कि कंट्री जो है वो अभी के लिए डेमोक्रेसी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो था नेशनल यूनिटी, क्योंकि अभी अभी ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी मिली है। तो बाकी लीडर्स का ये मानना था कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं करनी चाहिए, अभी नेशनल यूनिटी पे फोकस करना चाहिए। और डेमोक्रेसी जो है वो कहीं और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस, जो लोगों में डिफरेंसेस थे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वो और कहीं ना बढ़ जाएं और दिक्कतें ना आ जाए कहीं सामने। तो अब उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिनको आज़ादी मिली थी कॉलोनियलिज्म से, ब्रिटिशर से, और उन्होंने अब तक नॉन डेमोक्रेटिक रूल ही एक्सपीरियंस किया था। तो उनका मानना ये था कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो उन्होंने क्या करा था, बहुत तरीके की गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश करा। सो फर्स्ट फॉर्म वॉज नॉमिनल डेमोक्रेसी बट इफ़ेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, यानी कि नाम की डेमोक्रेसी होगी पर जो कंट्रोल होगा वो एक ही नेता के हाथ में होगा जिसको पावर्स दी जाएंगी। सेकेंडली, वन पार्टी रूल, यानी कि एक ही पार्टी होगी जिसके हाथ में होगी पावर और कोई भी ऑपोजिशन पार्टी एग्जिस्ट करने के लिए अलाउ नहीं करी जाएगी। और डायरेक्ट आर्मी रूल, यानी कि आर्मी वाले जो हैं वो रूल करेंगे डायरेक्टली कंट्री को। अभी जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स यानी कि रूल्स उस टाइम पे इस्टेब्लिश करे गए, उन्होंने शुरू में तो ये प्रॉमिस करा कि जल्द से जल्द हम लोग डेमोक्रेसी को रीस्टोर कर लेंगे। पर जब एक बारी उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को इस्टेब्लिश कर दिया है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उसको कंटिन्यूशन से हटाना। इंडिया के जो हालात थे वो इन सारे देशों से कोई अलग तो थे नहीं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी आज़ादी मिलने के बाद। और जो हमारे लीडर्स थे उनको पता था कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में हो सकता है कि चैलेंजेस आएंगे, पर फिर भी उन्होंने और ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाथ को अपनाया। डिफ़िकल्ट पाथ को अपनाने से हमारे जो नेता थे वो उस टाइम पे डरे नहीं, क्योंकि अगर वो कोई और पाथ चूज़ करते तो इट हैव बीन वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि शुरू से ही हम लोग जितनी भी हमारी आज़ादी की स्ट्रगल्स हुई हैं वो सब कुछ डीपली कमिटेड थी किसके आइडल्स के बेसिस पे थी, डेमोक्रेसी से। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने शुरू से ही यही सपना देखा था इंडिया के बारे में कि आने वाले समय में जब हम आज़ाद होंगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश होगी। तो आर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेटिक। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम। वो डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम नहीं देखते थे, बल्कि वो देखते थे कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीका ही डेमोक्रेसी है, क्योंकि हर एक सोसाइटी के पास ये अधिकार है कि वो डिसाइड कर पाए कि उसको कौन सी गवर्नमेंट से गवर्न होना है, वो अपने आप रेगुलेट कर पाए
उनके पास सारे अधिकार, राइट्स वगैरह हों। देयर आर ऑल्सो डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑल्टरनेटिव टू चूज़ फ्रॉम। हमेशा लोगों के पास जो है ऑल्टरनेटिव्स यानी कि चॉइसेस वगैरह होनी चाहिए चूज़ करने के लिए, यही तो डेमोक्रेसी है। सो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एंड कन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस। हाँ, भारत में बहुत ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स थे जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी। कन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस यानी कि लोगों की इच्छाएं भी अलग अलग थी गवर्नमेंट के प्रति, लेकिन ठीक है उस टाइम पे चैलेंजेस आए, बट डेमोक्रेसी ही जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर है। डेमोक्रेसी ही सारी दिक्कतों को सॉल्व कर सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए ही ये गवर्नमेंट बनाई गई है। जहाँ पे लोग खुश हैं वहाँ पे ही देश की तरक्की हो सकती है। सो वाइल कॉम्पिटिशन एंड पावर आर द टू विजिबल थिंग्स अबाउट दिस पॉलिटिक्स। ठीक है, कंपटीशन होगा, पीसफुल कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तभी जो है पावर इस्टेब्लिश करने का असली मज़ा है। ठीक है, हेल्दी कंपटीशन होगा तभी अच्छे से पावर इस्टेब्लिश हो पाएगी। एंड द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज़ एंड शुड डिसाइडिंग एंड परस्यूइंग पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि लोगों के इंटरेस्ट को देख के ही हमको पावर इस्टेब्लिश करनी है। जो हमारे देश के नागरिक जिस चीज़ में खुश हैं, हमको वही पॉलिसीज़ जो है वो अडॉप्ट करनी है। सो दिस इज़ द रूट आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक। 11th क्लास में पूरी जो एक बुक थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट किया गया, तो हमको याद हो तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रेडी और साइन, मतलब कि साइन वगैरह करा लिए गए थे लीडर्स के 26 नवंबर 1949 तक, और वो रियलिटी में इफ़ेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 तक। अब जो थी तब तक जो थी कंट्री कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही थी? इंटरिम गवर्नमेंट रूल कर रही थी, यानी कि टेम्पररी गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शंस नहीं हुए थे। इट वॉज नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब जो थी ज़रूरी था कि पहली गवर्नमेंट आए जो कि डेमोक्रेटिक वे से इलेक्ट हुई हो। लोग जो हैं वो वोट दे के गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करें, बनाएं, गवर्नमेंट को अधिकार दें कि वो जो है लोगों पर रूल कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अलग अलग तरीके के बेसिक रूल्स लिख दिए गए हैं। नाउ द मशीन हैड टू पुट इन प्लेस। अब जो थी मशीन्स वगैरह लगानी थी वोटिंग के लिए, वोटिंग का प्रोसेस जो था उसको अब वर्क में लाना था। इनिशियली इट वॉज थॉट दैट दिस वॉज ओनली मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। शुरू में हमारा ये व्यू था कि हाँ थोड़े महीनों का ही तो काम है ये इलेक्शन वगैरह का। द इलेक्शन कमीशन जो थी इंडिया की वो सेटअप कर दी गई थी जनवरी 1950 तक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत बारी रिपीटेडली आता है फर्स्ट इलेक्शन चीफ कमिश्नर का नाम बताओ, तो सुकुमार सेन बने थे। और अब जो थी कंट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके पहले जनरल इलेक्शन जो है वो 1950 में हो जाए। छोटा मोटा टास्क तो नहीं था ना कोई इलेक्शंस को करना, चुनावों को करना। अब इलेक्शन कमीशन ने ये डिस्कवर करा कि फ्री और फेयर इलेक्शन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इंडिया की साइज़ की कंट्री में, क्योंकि इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं ना जहाँ पे एक बार डिसाइड करा और सारे लोग वहीं पे आ गए। नहीं, बहुत बड़ा साइज़ है इंडिया का। तो होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर डीलिमिटेशन एंड ड्राइंग ऑफ बाउंड्री। सबसे पहले ज़रूरी है कि बाउंड्रीज़ बनाई जाए। जैसे ये एक है, इतने से इतने लोग जो है इस सेंटर पे आएंगे, इतने से इतने लोग इस सेंटर पे वोटिंग देने आएंगे। तो कैसे करें? पहले तो बाउंड्रीज़ बनाओ कि क्या क्या है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी सेटअप करी जाए, और दूसरा कि इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर कराए जाएं। मतलब पता तो चले कि कितने नागरिक हैं जो कि एलिजिबल है वोट देने के, जो है एलिजिबल थे उस टाइम पे। तो बोथ दीज टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा जो समय था वो इन टास्क में ही गया था। व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रोल्स वॉज पब्लिश्ड, पहली बारी जब लिस्ट निकली, जब ड्राफ्ट तैयार करा गया, तो इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द नेम्स ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। 40 लाख वुमेन के तो नाम ही नहीं लिखे गए थे रोल में, जो वोटिंग की लिस्ट तैयार करी गई थी। दे वर सिंपली लिस्टेड एज वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, क्योंकि पुराने ज़माने में यही होता था कि वुमेन्स को इतना ज़्यादा मतलब अपने नाम से पहचान से ज़्यादा तो वाइफ या फिर डॉटर के उससे ही मेंस की डोमिनेंस थी ज़्यादा। पुराने ज़माने में जो थे वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ के उससे ही पहचान से लड़कियों को जाना जाता था। तो पहला जो ड्राफ्ट निकला उसमें ऐसे ही लड़कियों के नामों को मेंशन करा गया था।
नाउ इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज एंट्रीज। अब ऐसी एंट्रीज को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। अब जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी सही नाम और सब कुछ होना चाहिए। एंड ऑर्डर्ड अ रिविजन इफ़ पॉसिबल। अब उन्होंने ये कहा कि रिविजन करो, फिर से करो और फिर से पता लगाओ कि कितने वोटर्स उस टाइम पे हैं। नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन वॉज अ मैमूथ एक्सरसाइज। बहुत थकावट भरी एक्सरसाइज थी क्योंकि पहली बारी जो है डेमोक्रेटिक बेसिस पे इतने बड़े इंडिया की साइज़ वाली कंट्री में इलेक्शंस हो रहे थे, चुनाव हो रहे थे। नाउ नो इलेक्शंस ऑन दिस स्केल्स हैव एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। इतने बड़े साइज़ वाली कंट्री में कभी भी डेमोक्रेसी के बेसिस पे इलेक्शंस, चुनाव नहीं हुए थे। एट दैट टाइम 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, 3200 MLAs थे और 489 लोकसभा के मेंबर्स थे। और खाली 15% लोग थे जो पढ़े लिखे थे क्योंकि उस टाइम पे लिटरेसी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। एंड देयरफॉर इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग। क्योंकि वोट डालने का भी तो कुछ स्पेशल मेथड होने चाहिए ना। कोई आसान बात तो नहीं है कि 17 करोड़ लोग जो है वो वोट देंगे, है ना। बहुत ज़्यादा मैमूथ टास्क था वोटिंग कंडक्ट करना इस स्केल पे। सो इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई क्योंकि पोलिंग स्टाफ वगैरह और ऑफिसर्स की तो रिक्वायरमेंट थी इतने बड़े साइज ऑफ कंट्री में इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। नाउ अब खाली साइज़ ही नहीं था जो इलेक्शंस को अनयूजुअल बना रहा था इंडिया में, बल्कि पहले ऐसे जनरल इलेक्शन थे जो कि गरीब और इलिटरेट कंट्री में हो रहे थे। टेस्ट था डेमोक्रेसी का एक तरीके से कि डेमोक्रेसी जो है वो सरवाइव कर सकती है एक गरीब नेशन में और जहाँ पे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे भी इतने नहीं हैं। अब तक जो डेमोक्रेसी थी वो खाली कौन कौन से देशों में थी, प्रॉस्परस कंट्रीज़ में थी। प्रॉस्परस यानी कि अमीर देश थे जो, जैसे कि यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश थी। और वहाँ पे जो ज़्यादातर सिटीजन्स थे वो पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे। सो बाय द टाइम मैनी कंट्रीज़ इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स टू द वुमेन। वहाँ पे महिलाओं को भी जो थे वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे। पर इंडिया का एक्सपेरिमेंट क्यों अलग था। पहला तो इंडिया जो था वो एक गरीब नेशन था। दूसरा, इंडिया के ज़्यादातर जो सिटीजन्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। और तीसरा कि इंडिया जो था वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन करने वाला था, यानी जिसमें सारे नागरिकों को जो एलिजिबल है सबको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे जो इलेक्शन थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बोल्ड और रिस्की फॉर्म थे। अब इंडिया के जो एडिटर्स थे उन्होंने इसको कैसे बताया कि इट इज़ द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। बिगेस्ट गैम्बल यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है, जो इलेक्शन हो रहे हैं वो बिगेस्ट रिस्की चीज़ है इतिहास में। अब इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करा गया था। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स और मैगज़ीन्स में लिखा गया था कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो जीते जी कन्फेस करेंगे कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो उनका तरीका था इलेक्शन करने का वो फेल हो गया है। एंड अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस क्लेम्ड अ फ्यूचर एंड अ मोर एनलाइटेंड एज, यानी कि आने वाली पीढ़ी जो है वो हैरानी के साथ देखेगी, सरप्राइजिंगली देखेगी कि कैसे रिडिकुलसली जो है लाखों अनपढ़ लोगों के यानी इलिटरेट पीपल्स के वोटों को कैसे रिकॉर्ड करा गया था। तो ये जो थी क्रिटिसिज्म भी मिली थी इंडिया को इलेक्शंस उस टाइम पे गरीब देश में करने के लिए। इलेक्शंस जो थे वो 2 बार पोस्टपोन हुए थे एंड हेल्ड फाइनली फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952 के बीच में इलेक्शंस हुए। बट दिस इलेक्शन इज़ रेफर टू एज 1952 के ही मानते हैं इलेक्शन, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट्स में जो है वोटिंग उसी टाइम पे हुई थी। अब 6 महीने जो थे वो बेसिकली कैंपेनिंग में लग गए, पोलिंग में लग गए, काउंटिंग में लग गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था। नाउ इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव, ऑपोजिशन पार्टीज़ भी थी, तो कंपटीशन तो अच्छा था उस टाइम पे। देयर वर एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट, यानी एक सीट के लिए जो थे 4 से ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। अब लोगों ने पार्टिसिपेशन भी अच्छे रेट पे करा था, एंकरेजिंग था। पहली बारी जनरल इलेक्शन हुए, उस हिसाब से
जो पार्टिसिपेशन था लोगों का वो अच्छा था। मोर देन हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न्ड आउट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। हाफ से ज़्यादा एलिजिबल वोटर्स ने उस टाइम पे वोट दिया। व्हेन द रिज़ल्ट वर डिक्लेयर्ड, जब रिज़ल्ट्स को डिक्लेयर करा गया तो जो लूज़र्स थे, जो हार गए थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट करा कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो फेयर बेसिस पे हुए थे। उन्होंने रिज़ल्ट को फेयर माना। द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग। अब इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी का, उन्होंने जो उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे थे ना क्रिटिक्स, जो उनको कह रहे थे कि नहीं भाई नहीं है सही, डेमोक्रेसी कैसे होगी, गरीब नेशन में कैसे तुम लोग कर सकते हो, तो वो सारे क्रिटिक्स को रॉन्ग साबित कर दिया था, गलत साबित कर दिया था इंडिया ने। अब जो था, द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड डैट द पोल्स हैव कन्फाउंडेड ऑल द स्पेक्टिक्स, यानी कि मुंह बंद करा दिया था सबका, हु थॉट डैट द इंट्रोडक्शन ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज वॉज टू रिस्की एन एक्सपेरिमेंट इन दिस कंट्री। मतलब जो लोग जो थे उस टाइम पे इंडिया पे उंगली उठा रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, मत करो, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश मत करो, तो इन सब का मुंह जो था वो बंद करा दिया था इंडिया वालों ने। अब हिंदुस्तान टाइम्स वाले थे न्यूज़पेपर, उन्होंने भी ये चीज़ क्लेम करी कि इंडिया में यूनिवर्सल एग्रीमेंट के बेसिस पे इलेक्शंस करे गए हैं और वहाँ पे जो है लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट हुआ है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, जो वर्ल्ड के इतिहास में हमेशा जाना जाएगा। आउटसाइड इंडिया भी जो ऑब्ज़र्व कर रहे थे डेमोक्रेसी इंडिया की, वो भी इक्वली इम्प्रेस थे इलेक्शंस के रिज़ल्ट से। India's general election of 1952 became a landmark in the history of democracy। मतलब डेमोक्रेसी के इतिहास में पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा 1952 का इलेक्शन, क्योंकि ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था गरीब और जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए। सो इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू। अब कोई भी जो है आर्ग्यू नहीं कर सकता कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं हो सकते गरीबी में और जहाँ पे लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो इट प्रूव डैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बस चाह होनी चाहिए, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो वही है कि अगर तुम एक चीज़ ठान लोगे तो वो चीज़ तुम करके ही रहोगे। इससे एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि लाइफ में जब कभी भी कोई नई चीज़ अपनाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं जो तुम्हें डिस्करेज करेंगे, जो कहेंगे कि भाई ना कर, इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। बट एक बार जब तुम उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओगे तो वही लोग आके तुम्हें एडमायर करेंगे, वही लोग आगे तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो यही था पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। होप दैट यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।